सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10वीं अध्याय 18 के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र एवं अधोसंरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये जो अर्थव्यवस्था है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वह है जिसको कि हम प्रत्यक्ष रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं या उसका उपयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत है, और इसको साथ ही साथ कृषि सहायक सेवा भी कहा जाता है। कृषि सहायक सेवा भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है सीधे कृषि से उत्पादन होता है। जैसे कि हमने गन्ना उत्पादित किया, गन्ने से फिर वह शक्कर बना, और फिर क्या, जैसे हमने कपास का उत्पादन किया, अनाज का उत्पादन किया, ये सारी चीज़ें जो है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत आएगा कृषि, पशुपालन आदि। ये है प्राथमिक क्षेत्र। फिर है द्वितीयक क्षेत्र। अब द्वितीयक क्षेत्र ये है कि जो कि हम डायरेक्ट, जो उस प्राथमिक में डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। द्वितीयक में जो है, जैसे कि हमने अभी बताया, गन्ना जो है खेत में उत्पादन होता है और उसका निर्माण उद्योग में होता है। मतलब द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो उद्योग आते हैं, जैसे कि लोहे का मशीन, लोहे का मशीन क्या है? लोहा जो है हमें एक खनिज है जिसको कि हमने प्राप्त किया, और मशीन कहाँ निर्माण हुआ? उद्योग में। उसी तरह से शक्कर निर्माण, शक्कर का निर्माण भी कहाँ हुआ? उद्योग में हुआ। उसी तरह से फिर है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कि हम परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, वित्तीय सुविधाएं आदि, ये सारी चीज़ें जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिनको कि हम क्या करते हैं, जिसमें कि व्यापार करेंगे या फिर हम अर्थव्यवस्था में विकास में अपना योगदान, ये तीनों क्षेत्र जो है मिलकर करते हैं। हुआ नेक्स्ट नहीं हुआ। फिर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, राष्ट्रीय आय। मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो हैं वह राष्ट्रीय आय में किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं। तो देश की राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, जो उत्पादन होता है, उसकी गणना उस देश की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। जैसे कि हम मान लें कि यहाँ पर प्राथमिक प्लस द्वितीयक प्लस तृतीयक, फिर यहाँ पर हो जाएगा कुल राष्ट्रीय आय। इस तरह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्राथमिक आय है 150, ये हो गया 70, ये हो गया 100, तो इस तरह से ये हो जाएगा 320, ये हो जाएगा कुल राष्ट्रीय आय। मतलब इस तरह से हम जो करते हैं वह अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय जो है उसे हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद है सेवा क्षेत्र का महत्व एवं आय के घटक के रूप में। मतलब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और जो हम सेवाएं देते हैं, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो हम सेवाएं देते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, शिक्षक है, वकील है,
और जो उद्योग में जो और कार्य करते हैं और भी कर्मचारी होते हैं, वह सारे जो हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले रोजगार में वृद्धि। सेवा क्षेत्र जो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो है वह रोजगार उत्पन्न करता है, जिससे कि लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उनको रोजगार मिलता है। फिर उसके बाद है उत्पादन में वृद्धि। जब सेवा क्षेत्र में जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो स्वाभाविक है उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके लिए भी हम यह कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र जो है उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर बाजार का विस्तार करने में सहायक। बाजार का विस्तार करने में इसलिए सहायक है क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, सेवा क्षेत्र से जो व्यक्ति आएंगे, वह जब उत्पादन करेगा, उद्योग का विस्तार होगा, उत्पादन तेजी से होगी तो मांग में भी वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी तो बाजार का भी विस्तार होगा। फिर उसके बाद है उद्योगों हेतु वित्त की व्यवस्था। उद्योगों हेतु जो है वित्त की व्यवस्था जो है, एक तो सरकारी संगठन द्वारा भी किया जाता है, सरकारी और एक निजी संगठन द्वारा भी किया जाता है। और उद्योगों के लिए जो हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन में वृद्धि होती है, बाजार का विस्तार होता है तो वित्त की व्यवस्था होती है। वही चीज जो है उद्योगों में भी वित्त की व्यवस्था आसानी से उत्पन्न हो जाती है। फिर इसके बाद है कृषि उपज की सुरक्षा एवं विकास। तो कृषि उपज की सुरक्षा एवं विकास, जब व्यक्ति उत्पादन करता है तो कृषि उपज की सुरक्षा करना, जिस तरह से आप लोग देखते हो कि उसको सुरक्षित करने के लिए लोग वेयर हाउस बनाते हैं, जिसमें कि जो उपज को सुरक्षित रखा जा सके और साथ ही साथ उत्पादन में भी, कृषि क्षेत्र के उत्पादन में भी वृद्धि किया जा सके। फिर संतुलित आर्थिक विकास, जब हम संसाधनों का सही उपयोग करेंगे तो साथ ही साथ हम संतुलित आर्थिक विकास भी कर सकते हैं, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों ही समाहित होते हैं। यदि हम तीनों को लेकर नहीं चलेंगे तो संतुलित आर्थिक विकास नहीं होगा। फिर है देश की सुरक्षा। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि देश की सुरक्षा में क्या योगदान है। अब देश की सुरक्षा में इसलिए योगदान है क्योंकि परिवहन है, परिवहन के माध्यम से हम सैनिकों को जो सहायता चाहिए होता है, उनके राशन है, सारी चीज़ें हम आसानी से उनको उपलब्ध करा देते हैं, जिससे कि वे निश्चिंत होकर देश की सुरक्षा करते हैं। फिर है राष्ट्रीय आय में योगदान। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र तीनों ही जो है राष्ट्रीय आय में अपना विशेष योगदान देते हैं। जैसे जैसे उत्पादन, राष्ट्रीय आय में वे अपना विशेष योगदान देते हैं। फिर है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अब आपको लगता होगा कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कैसी होती है। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों ही क्षेत्र में हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, काष्ठ, जो लकड़ियां प्राप्त होती है, उससे हम काष्ठ कला करके उसको विदेशों में जब भेजते हैं तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब द्वितीयक क्षेत्र में जो हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे शक्कर है, कपास है, सूती कपड़ा है, ये सारी चीज़ें जब हम निर्यात करते हैं तो उससे भी हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। अब तृतीयक क्षेत्र से कैसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। जो व्यक्ति हमारे यहाँ शिक्षित होता है, प्रशिक्षित होता है और साथ ही साथ जो शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह विदेशों में जाता है और वहाँ से वह विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, अपनी सेवाएं देता है, इससे भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। फिर है अधोसंरचना का अर्थ। अधोसंरचना क्या है। अधोसंरचना का अभिप्राय सुविधाओं, क्रियाओं तथा जो सुविधा है, अभिप्राय जो सुविधाओं, क्रियाओं और सेवाओं से है, जो उत्पादन, अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकास एवं दैनिक जीवन में सहायक होती हैं। इसमें भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, परिभाषा को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों ही क्षेत्र जो है इसमें समाहित हैं। फिर है अधोसंरचना के प्रकार। तो अधोसंरचना दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक अधोसंरचना, दूसरा सामाजिक अधोसंरचना। अब आर्थिक अधोसंरचना से समझ में आ रहा है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत की ये है कि सबसे पहले रेल, सड़क, बंदरगाह, जो कि हमें विकास में अपना योगदान प्रदान करते हैं। जैसे कि रेल है, सड़क है,
ये सारी चीज़ें जो हैं परिवहन के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि हम देश की विकास में या आर्थिक विकास में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। और ये साथ ही साथ ये शक्ति जो संसाधन है, दूर के हैं संसाधन, जैसे शक्ति, दूर संचार आदि। फिर है सामाजिक अधोसंरचना। सामाजिक अधोसंरचना के अंतर्गत जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा। ये जो है सामाजिक अधोसंरचना के अंतर्गत ये तीनों ही जो है हमारे समाज के लिए एक अभिन्न अंग का कार्य करते हैं कि यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा ये सही नहीं होगा तो हम देश का विकास नहीं कर सकते। शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य और चिकित्सा के माध्यम से हम आर्थिक विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फिर है अधोसंरचना के प्रमुख अंग। अधोसंरचना के प्रमुख अंग जो है वह है ऊर्जा। ऊर्जा जो कि हमने संसाधन के अंतर्गत पढ़े हैं। इसमें गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा होती है, जिसका कि हम उपयोग करते हैं और देश के विकास में ये सहयोग प्रदान करता है। फिर है परिवहन। परिवहन के अंतर्गत जो है जल, थल और वायु परिवहन, ये भी हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, जो कि हम भूगोल का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ये जल, थल, वायु परिवहन के माध्यम से भी हम विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि जब जल मार्ग से भी हम व्यापार करते हैं, थल मार्ग से व्यापार करते हैं, वायु मार्ग से भी हम व्यापार करते हैं। फिर है संचार। आप लोग वर्तमान में भी देख रहे होंगे, आधुनिक युग में संचार बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अभी जिस तरह से आप लोग देखो, कोरोना काल में भी लोग घर बैठे ही अपना कार्य कर रहे थे। इसमें संचार जो है महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें था जैसे टेलीफोन भी था, मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यम से व्यक्ति जो क्या कर रहा था, घर में बैठकर भी अपना कार्य कर रहा था, देश के विकास में अपना योगदान दे रहा था। उसी तरह से बैंकिंग, बीमा एवं वित्त। बैंकिंग, बीमा एवं वित्त में भी जो प्राइवेट जो बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, ये सारी जो है रोजगार करने के लिए, विकास करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर उसी तरह से शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये हमने शुरू में भी आपको बता चुके हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य यदि दोनों ही अच्छा होगा तो हम आर्थिक विकास में अपना योगदान अच्छी तरह से दे सकते हैं। यदि हम अशिक्षित होंगे, अस्वस्थ होंगे, तो हम किसी भी तरह से विकास में सहायक नहीं बन सकते। फिर व्यापार एवं पर्यटन। व्यापार एवं पर्यटन, व्यक्ति व्यापार भी करता है और पर्यटन, क्योंकि वर्तमान में जो है व्यक्ति जो पहले ये होता था कि धन को इकट्ठा करके वह या फिर गाड़ कर रखता था या फिर कहीं पर इकट्ठा करके रखता था, लेकिन वर्तमान समय में व्यक्ति जो है वह इस तरह से नहीं करता है। वह अपने मनोरंजन के साधन या फिर व्यापार करने या फिर कुछ दूसरे कार्य में भी उस पैसे का उपयोग करता है। इस तरह से व्यापार एवं पर्यटन के माध्यम से भी हम आर्थिक विकास में, सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। फिर भारतीय सेवाओं का विश्व में योगदान, मतलब जो भारतीय सेवाएं हैं, जो सेवा क्षेत्र है, वह किस तरह से विश्व में अपना योगदान दे रहा है। जैसे कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर सेवाएं, मतलब यहाँ से जो पढ़ा व्यक्ति है, इंजीनियर किया हुआ है, तो वह कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वह विदेशों में भी अपना योगदान दे रहा है। उसी तरह से संचार सेवा में भी अपना योगदान दे रहा है। बैंकिंग, वित्त की सेवाएं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, कैनरा बैंक है, IDBI है, इस तरह की जो बैंक हैं वह वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। फिर उसके बाद है तकनीकी एवं
परामर्श सेवाएं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छा एजुकेटेड है, वह जो है तकनीकी क्षेत्र में अपना परामर्श देता है, साथ ही साथ विकास करने के लिए भी वह परामर्श जैसी सेवाएं वह विदेशों में दे रहे हैं और अपने देश में भी दे रहे हैं। उसके बाद है गृह कार्य। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं राष्ट्रीय आय में क्या संबंध है। फिर दूसरा है अधोसंरचना के प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद है भारतीय सेवाओं का विश्व में क्या योगदान है, जो चीज़ हमने अभी आपको बताया। फिर है एक आय के घटक के रूप में सेवा के क्षेत्र का महत्व बताइए। जो मैंने ऊर्जा, परिवहन, ये सारी चीज़ें जो बताई हैं, यह जो है सेवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं।